बात कर रहे थे डेटा पर। यहाँ पर हमने सिर्फ ये सीखा था कि अगर कोई फीचर ऐसा है जो न्यूमेरिक नहीं है, तो हम उस फीचर को पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिक में। ऐसा करने के पांडास में दो तरीके मैंने पढ़ाए थे। पहला तरीका था लेबल इनकोडिंग और दूसरा तरीका था बनॉट इनकोडिंग। तो कोई भी तरीका यूज कर सकते। फीमेल को और वन मेल को असाइन कर देंगे, या कुछ भी जो आपका मन करता है। तो आज थोड़ा कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है कि कोई भी एक पर्सन है, एक रो एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रही है। तो कोई पर्सन जिसका जेंडर मेल है, एक ऑनलाइन शॉपिंग में उसका भरोसा नहीं है। जो फिजिकल शॉपिंग करता है, मार्केट में जाता है, देखता है, उसके बाद खरीद कर लाता है। अब कोई इंसान अगर मान लीजिए जेंडर उसका फीमेल है, ये एज है, ये सैलरी है, वन वन का मतलब है उसे ऑनलाइन शॉपिंग पसंद है। तो हमें 400 लोगों का सर्वे किया, 400 लोगों का सर्वे किया, और उन 400 लोगों का जेंडर हमने देखा, उनकी एज देखी, उनकी सैलरी मंथली क्या है वो देखी, और फिर हमने उनसे पूछा क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो लोगों ने अपना बताया कि हाँ रखते हैं या नहीं रखते। अब आपको क्या करना है, फेसबुक पर कोई यूजर आया, अब उस यूजर को मैं कोई एडवर्टीजमेंट दिखाऊं या ना दिखाऊं कि ये खरीद लो वो खरीद लो। अब वो इंसान ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करता ही नहीं है, तो क्या फायदा उसको ऐड दिखा के अपना, क्योंकि ऐड दिखाने के रुपए जाते हैं। अगर आप किसी एक यूजर को एक एडवर्टीजमेंट दिखाओगे, तो एक अमाउंट है जो आपका डिडक्ट होता है आपके बैलेंस से। ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग में सब सिखाया जाएगा, हमें इतना नहीं सीखना है कितना अमाउंट डिडक्ट होगा, अकाउंट कहाँ से आया। बस ये जान लो कि आपको कोई ऐड अगर फेसबुक पर दिख रहा है, तो जो दिखा रहा है उसका कुछ पैसा लग रहा है। ठीक है। अब मान लो जिसको मैं दिखा रहा हूं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग करता ही नहीं है, तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना है, इस डेटा का यूज करके एक मॉडल ट्रेन करना है। जब भी कोई यूजर फेसबुक चलाएगा, तो और मुझे ये पता हो कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, उसका जेंडर क्या है, उसकी एज क्या है, उसके हिसाब से मेरा मॉडल प्रिडिक्ट करके बताएगा कि वो इंसान ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव करता होगा या नहीं करता होगा। करता होगा, अगर मेरा मॉडल का प्रिडिक्शन आए हाँ वन, आंसर आए वन, दैट मीन्स कि वो करता है, उसको आप अपना ऐड दिखाओ। अगर मॉडल का प्रिडिक्शन आए जीरो, आप उसको अपना ऐड दिखाओ। तो इस डेटा का यूज करके जो हम अपना मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं, उस मॉडल का जो पर्पज है वो यही है कि आपको एक पर्सन का सैंपल दिया जाएगा, और आपको बताना है कि उस पर्सन को ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट है या नहीं। ठीक है। अब आपने क्या करा, इसके अंदर से डेटा निकाला, जो न्यूमेरिक कॉलम नहीं था उसको न्यूमेरिक में आपने मैप कर दिया। उसके बाद आपने इसको ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड कर दिया, और आपने एक्यूरेसी निकाली। एक्यूरेसी आई आपकी 87 और 88%। मैंने आपसे कहा था कि इस प्रोग्राम को आप घर जाके स्केलिंग के साथ बना के देखिएगा, तो आपकी एक्यूरेसी बेटर आएगी। तो अब मैं कर देता हूँ, दो ही लाइन लिखनी है, मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इम्पोर्ट, मान लीजिए मिन मैक्स स्केलर ही मैंने थोड़ा सा आपको बताया है, कोड को पेस्ट मार दिया। अब यहाँ पर तो पहले क्या करना है, स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है।
इसको मुझे अपने फीचर की रेंज बतानी है, 0 से 1 के बीच में सारे फीचर रहेंगे। क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है क्योंकि टारगेट हमारा या तो 0 आएगा या 1 आएगा, दो ही क्लास है, ठीक है। उसके बाद st डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, इसमें ट्रेनिंग डेटा पास करेंगे और इससे हमारा ट्रेनिंग का डेटा आ गया, ट्रांसफॉर्म होकर स्केल होकर और टेस्टिंग वाला कर दिया। ठीक है, अब मॉडल को ट्रेन कराया स्केल डेटा पर, स्केल डेटा पर ही उसका इवेल्युएशन करा। अब देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। दिख रहा है कि भाई पहले जो 87 88 था, स्केलिंग करने से इसके, ये थोड़ा सा गलत कर दिया, स्केलिंग करने से हमारा 92 हो चुका है, यानी कि 5% एक्यूरेसी आपकी दोनों तरफ बढ़ी है, ट्रेनिंग की भी टेस्टिंग की। सर ये और ज्यादा अच्छी हो सकती है। हमने कहा और ज्यादा अच्छी करने के लिए मॉडल के हाइपर पैरामीटर ट्यून करके देख लो। नंबर ऑफ नेबर्स की वैल्यू 3 से शुरू करो, 93 92 4 5 6 7, नहीं उतना ही ठीक है। तो ये मेरा जो आ रहा है ये ज्यादा बेटर आ रहा है, 92 जो आ रहा है। अब इसमें आउटलायर एक बार आपको देख लेना चाहिए, आउटलायर है कि नहीं है, ठीक है। तो वो सब आप करके देखना, इससे समझ में जरूर आ गया कि हाँ फीचर स्केलिंग कर लेने से हमारा परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ता है, एक्यूरेसी पर हमारा इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, चलो। तो अब आज मैं आपको सबसे पहले स्केलिंग के अंदर का कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फीचर स्केलिंग का बिहाइंड द सीन क्या चलता है। तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के पास हैं शायद उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, बहुत छोटे डेटा पर आपको ये करके दिखाता हूँ। तो मैंने इंपोर्ट करा numpy एज np, और numpy से मैंने अपना छोटा सा एक्स बना लिया, np डॉट एरे, मान लो ये कर दिया मैंने यहाँ पर 50 5 40 3 60 4 45 2 70 6 65 3 40 4 4 5 6 7, मान लीजिए एक और ले लिया। ऐसे मान लीजिए कि मेरे पास एक डेटा है जिसमें दो फीचर आ गए, ये पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर है। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि फीचर स्केलिंग की जरूरत पड़ रही है। ये वाला जो फीचर है इसकी रेंज हाई है, इसमें वैल्यू बड़ी है हमारी, और इसमें जो वैल्यूज है वो हमारी छोटी है।
अब मैं चाहता हूं कि अगर ये मेरी फीचर मैट्रिक्स है, जो कि मैंने जानबूझकर ऐसी बनाई है जिससे कि समझना आसान हो जाए, तो आप क्या करिए, इस फीचर मैट्रिक्स को पहले ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा में स्प्लिट करिए, है ना। तो स्प्लिट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स पास कर दिया। तो एक्स ट्रेनिंग का फीचर मैट्रिक्स आ गया, टेस्टिंग का फीचर मैट्रिक्स आ गया। अब थोड़ा देखते हैं क्या है। ये ट्रेनिंग का आया है, ये टेस्टिंग का। ठीक है, इतने से अपना काम हो जाएगा। अब मैं इस पे मिन मैक्स स्केलर लगाना चाहता हूँ। मिन मैक्स स्केलर क्या होगा, कैसे काम करेगा। तो मिन मैक्स स्केलर के पीछे की जो गणित है, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ये है मिन मैक्स स्केलर का फार्मूला। इसको समझेंगे पहले क्या फार्मूला है, एक बार लिख लो। मैंने आपको ये क्लासरूम में शेयर कर दिया है ऑलरेडी, फिर भी आप अपने हाथ से लिख लोगे, बेटर होगा। इसमें चार हमारे टर्म्स हैं जिनका यूज हो रहा है। पहला है मिन रेंज, दूसरा है मैक्स रेंज, तीसरा है एक्स मिन, चौथा है एक्स मैक्स। ये चार वेरिएबल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है। इन चार वेरिएबल्स में से दो हमारे स्केलर के हाइपर पैरामीटर्स हैं और दो हमारे पैरामीटर्स हैं। कहने का मतलब है, इन चार में से दो वेरिएबल की वैल्यू हम डिसाइड करेंगे और दो ऐसी हैं जो हम नहीं बताएंगे। हमारा जो स्केलर है उसको लर्न करेगा, उसको अपने आप निकालेगा। तो जिनको हमारा सीखा जाता है, यहाँ पर हम मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम स्केलिंग की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा स्केलर है उनको सीखेगा, तो उनको हम बोलेंगे पैरामीटर, सेम पैटर्न है। और जो हम स्केलर को बताएंगे उसको हम बोलेंगे हाइपर पैरामीटर। तो जो मिन रेंज और मैक्स रेंज है, ये हाइपर पैरामीटर, ये मैं बताऊंगा स्केलर के लिए। मिन रेंज, मैक्स रेंज हाइपर पैरामीटर है। एक्स मिन, एक्स मैक्स लर्निंग पैरामीटर है, मेरी इसमें नहीं चलेगी। एक्स मैक्स और एक्स मिन में मेरी नहीं चलेगी। ठीक है, ये सीखा जाएगा, स्केलर इसे सीखेगा। चलो अब आते हैं। ट्रेनिंग डेटा कहाँ है, ट्रेनिंग डेटा ये रहा। तो जब मैं मिनमैक्स स्केलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मैंने लिखा है सी इक्वल टू मिनमैक्स स्केलर, और यहाँ पर मैं पास करता हूँ फीचर रेंज। तो फीचर रेंज में क्या पास करना होता है, मिन, मिन रेंज और मैक्स रेंज, ये मैं पास करता हूँ। तो आपने जो भी लिखी है वो आप जानते हैं, तो मैंने 0 और 1 लिखी है।
तो इस फार्मूले में मिड रेंज, मैक्स रेंज जो आपने बताई है वो हो गई, मिड रेंज हो गई 0 और मैक्स रेंज हो गई 1। अब सर एक्स मिन और एक्स मैक्स ये हर फीचर का अलग अलग होगा। मिन रेंज, मैक्स रेंज सारे फीचर्स के लिए सेम है। मिन रेंज, मैक्स रेंज सारे फीचर्स के लिए सेम है, बट एक्स मैक्स, एक्स मिन हर फीचर का अलग अलग होगा। तो अगर मैं ये कह दूं कि ये मेरा x1 फीचर है, ये मेरा x2 फीचर है, तो बताओ x1 में मिनिमम क्या है और मैक्सिमम क्या है? ट्रेनिंग डेटा में, टेस्टिंग भूल जाओ, ट्रेनिंग बताओ। x1 में मिनिमम क्या है? 40 और मैक्सिमम क्या है? x2 का बताओ ऐसे ही। x2 में मिनिमम और मैक्सिमम अब जब मैं स्केलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फिट मेथड कॉल करता हूं और उसमें ट्रेनिंग के फीचर मैट्रिक्स पास करता हूं, तो इंटरनली जो फिट मेथड है वो यही करता है। तो स्केलर का फिट ध्यान रखना, मैं मॉडल का फिट की बात नहीं कर रहा हूं। फिट मेथड कई जगह पाया जाएगा। सबसे पहले मैंने फिट मेथड को मॉडल के साथ पढ़ाया है। मॉडल जो बनाता हूं उस पर डॉट फिट लगाते हैं। अभी मैं दूसरी बार आपको पढ़ा रहा हूँ फिट मेथड, और इस बार मैं पढ़ा रहा हूँ किसके साथ? स्केलर के साथ। आगे चल के ये और भी जगह पे यूज होता है। तो हर जगह फिट का मतलब मॉडल ट्रेन करना नहीं होता है। फिट का मतलब होता है सीखना। अब जो सीखना चाहता है वो फिट का इस्तेमाल करता है। यहाँ स्केलर सीखना चाह रहा है, क्या सीखना चाह रहा है? मिनिमम और मैक्सिमम ये सीखना चाह रहा है। क्योंकि आपने एक्स रेंज, मिन रेंज और मैक्स रेंज तो पास कर ही दी है, लेकिन जो हर फीचर की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है वो आपने पास नहीं करी है। तो वो सीखेगा, कौन सीखेगा? स्केलर। तो जब भी पूरी मशीन लर्निंग में कोई भी ऑब्जेक्ट ये कहे कि मुझे सीखना है, तो मशीन लर्निंग में एक कह सकते हैं यूनिफॉर्म एक पैटर्न बना दिया गया कि हर वो ऑब्जेक्ट जो सीख रहा है उस पर डॉट फिट लगा दो और उसको जहां से सीखना है वो डेटा फिट में पास कर दो, वो सीख लेगा। अब चाहे वो मॉडल है, चाहे वो स्केलर है, या कोई और भी हो सकता है। ठीक है। तो फिट मेथड लर्निंग के लिए यूज होता है। फिट का मतलब सिर्फ मॉडल ट्रेन करना नहीं होता है। अभी पहले फिट की बात करते हैं। अभी मैं आपको सारा पढ़ा रहा हूँ, जब जाओगे यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, है ना। फिट मेथड से क्या होगा? जो मैंने अभी मैन्युअली करा था कि हर फीचर का मिनिमम, हर फीचर का मैक्सिमम वो इंटरनली कंप्यूट कर लेगा, कर लिया। अब क्या करना है? हमने कहा स्केलिंग करो। कैसे करोगे? फार्मूला। फार्मूला कहता है कि जिस फीचर के जिस वैल्यू को आप स्केल कर रहे हैं, स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है? स्केल का मतलब हो गया ज्यादा को कम करना, है ना, श्रिंक काइंड ऑफ करके लेके जाना। तो मैं इसको शब्द बोल दूं, रूप बदलना। रूप का बदलना मतलब 60 का रूप बदल दो, 60 को कुछ और कर दो, यही तो हो गया उसका मतलब। तो इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म करना।
ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। तो मैं 60 का रूप बदलना चाहता हूँ, 60 को कुछ और करना चाहता हूँ। कुछ और कैसे कर दोगे, इस फार्मूले के बेस पे लगाओ फार्मूला। फार्मूला है मिन रेंज। बताओ मिन रेंज क्या रखी है मैंने, मिन रेंज 0, उसके बाद प्लस ब्रैकेट में मैक्स रेंज माइनस मिन रेंज, कितना कर दूं, 1 - 0, पूरा लिख लेते हैं अभी, मल्टीप्लाई करनी है। ith एलिमेंट ऑफ फीचर, जिस फीचर की जिस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो वो कौन सी वैल्यू है, किस वैल्यू को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अभी, 60। तो एक्स आई का मतलब क्या होगा, ith एलिमेंट ऑफ फीचर मैट्रिक्स, ith एलिमेंट ऑफ फीचर मैट्रिक्स, जिस एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो 60 माइनस, उसके बाद क्या है फार्मूले में, एक्स मिन। ये जो ith वैल्यू है ये किस फीचर में आई है, उस फीचर का एक्स मिन क्या है। तो सबसे पहले वाले फीचर x1 हमने माना इसको, x1 फीचर में 60 आता है। बताओ x1 फीचर का एक्स मिन क्या है, 40, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स मैक्स है, 40 कैसे आया, इस वाले फीचर में देखो, इस वाले सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 60, 50, 65, 40, 45, 80, इन समय सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 40। तो एक्स मिन क्या है, उस फीचर की सबसे मिनिमम वैल्यू, मिनिमम मतलब क्या होता है, छोटी वैल्यू, कम वैल्यू। तो अब यहाँ पर एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन कर रहे हैं। एक्स मैक्स कितना है इसका, 80, 80 माइनस 40, 80 माइनस 40। अब इसको सॉल्व करो, तो ये तो पूरा बन हो गया, 60 माइनस 40 कितने हुए, 20, 20/40, तो 20/40 कितने हो गए, पॉइंट, 20/40। तो जब हम 60 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो 60 ट्रांसफॉर्म होकर अकॉर्डिंग टू मिन मैक्स स्केलर क्या बन जाएगा, पॉइंट। ऐसे ही करके ये भी बदल जाएगा, ये सारे बदल जाएंगे। जब बात आई इसके बदलने की, तो यहां पर क्या था, मिन रेंज प्लस मैक्स रेंज माइनस मिन रेंज मल्टीप्लाई एक्स आई क्या है हमारा 4, माइनस क्या था फार्मूले में आगे, एक्स आई माइनस एक्स मिन, एक्स आई माइनस एक्स मिन। तो इस वाले फीचर का मिनिमम क्या है, इस बार भाग करना है, एक्स मैक्स, कितना एक्स मैक्स इस वाले फीचर का 6 माइनस 2, सॉल्व करो इसे, कितना आएगा ये 2/3 आ जाएगा ये, 2/3 का मतलब कितना हो गया, पॉइंट 2/4 आया। तो 2/4 का कितना आएगा, तो ये भी सॉल्व होगा, कितना आ गया, कौन सी रेंज है, 0.5। इसका मतलब ये नहीं है कि सब 0.5 आ जाएंगे, तो कौन सी रेंज हो गया, 0.5 आ गया। तो ऐसे ही हर वैल्यू जो सेकंड फीचर की है उसको स्केल कर देंगे, सिर्फ यहां बदलेगा एक्स आई, बाकी फार्मूला पूरा सेम रहेगा। अब ये काम जो मैंने अभी करा है ट्रांसफॉर्म करने वाला, मिन मैक्स स्केलर जब आपने क्रिएट कर लिया
और आपने उसको पैरामीटर लर्न करा दिए, मतलब एक्स मिन एक्स मैक्स की वैल्यू इस वाले से निकाली गई, तो ये क्या करेगा, और ये हाइपर पैरामीटर आपने दे ही दिए पहले, ये मिन रेंज हो गई और ये आपकी मैक्स रेंज हो गई। अब ट्रांसफॉर्म करना है, तो मैंने अभी जो खुद से गुणा भाग करी, तो स्केलर ऑब्जेक्ट कह रहा है कि मेरे पास ट्रांसफॉर्म मेथड है, ये गुणा भाग करना जानता है, यानी कि ट्रांसफॉर्म मेथड के अंदर वो फार्मूला पहले ही बना दिया गया है जो मैंने आपको भी दिखाया। अब क्या दे दो, इसे आप अपनी फीचर मैट्रिक्स दे दो। अब ये क्या करेगा, ट्रांसफॉर्म मेथड बदलेगा, रूप बदल देगा, इसके अंदर जितनी वैल्यूज है सबका रूप बदल कर मुझे दे देगा, और जो रूप बदलेगा वो किस फार्मूले से, जो भी मैंने आपको दिखाया, दो वैल्यू मैंने करके दिखाई, आ रही है 0.5 ये दोनों, ऐसे आराम से आप बाकी सब करके देख सकते थे। समय लगाने वाली बात हो गई, गुणा भाग करना है, क्विज में आप दिमाग तो लगेगा नहीं, जो दिमाग लगाने वाली चीज थी वो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो जब भी कोई स्केलर ऑब्जेक्ट आप इस्तेमाल करते हैं, अभी मैं मिनमैक्स स्केलर पर देखें, बाकियों को छोड़ो, तो स्केलर ऑब्जेक्ट का एक फार्मूला होता है आपके फीचर मैट्रिक्स की वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना छोटी वैल्यूज में। उस फार्मूले में कुछ बातें ऐसी हैं जो आप बताते हैं, और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको स्केलर लर्न करता है, आपके डेटा के अंदर से सीखता है वो। अगर मैं मिन रेंज ये बंद कर दूं और ये 2 कर दूं, अकॉर्डिंगली गुणा भाग हो जाएगी, फिर आगे अब अकॉर्डिंगली हमारा आगे का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो जनरली हम रिकमेंड करते हैं कि 0 से 1 बेटर है, क्योंकि वैल्यू छोटी रहेगी, कैलकुलेशन आसान होंगी और थोड़ा फास्ट होंगी। भले ही एक इंसान कैलकुलेशन नहीं करेगा, ट्रांसफॉर्म मेथड अपने अंदर से करेगा, बट मेरा सीपीयू तो इस्तेमाल होगा, तो सीपीयू का टाइम कम लगेगा अगर नंबर छोटे होंगे, लेकिन वो इतना कम नहीं है कि आप आंखों से देख पाएंगे। 1 सेकंड का 100वां हिस्सा कम लगेगा, बस 1 सेकंड का भी 100वां हिस्सा, फील ही नहीं होगा। ठीक है, बराबर। अब स्केलर ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, स्केलर ऑब्जेक्ट ये कह रहा है कि आपके पास टेस्टिंग वाला डेटा भी तो था, इसको भी तो आप स्केल करोगे, क्योंकि अब आप मॉडल ट्रेन कराओगे इस वाले डेटा का यूज करके। तो मॉडल किन वैल्यूज को देख रहा है, छोटी छोटी वैल्यूज को देखकर सीख रहा है। अब आपने मॉडल को प्रिडिक्शन में ये वाला डेटा दे दिया, तो मॉडल तो कंफ्यूज हो जाएगा, मॉडल बोलेगा मैंने तो ऐसी वैल्यू कभी देखी नहीं ट्रेनिंग में, क्योंकि आप ट्रेनिंग में ये पास करेंगे। अब तो आपकी जिम्मेदारी क्या है कि टेस्टिंग डेटा की भी क्या करनी चाहिए, स्केलिंग करनी चाहिए। अब यहां पर सोचने वाली बात है, डिसीजन आपका होगा कि जब हम टेस्टिंग डेटा की स्केलिंग कराएंगे, तो क्या टेस्टिंग डेटा में फिर से मैं फीचर रेंज अपनी बताऊं, क्या टेस्टिंग डेटा में फिर से मैं जो मेरे पैरामीटर्स हैं उनको लर्न करवाऊं। हमने कहा अगर आप ऐसा करते हैं, मतलब आपने टेस्टिंग डेटा के लिए भी स्केलर बनाया और आपने यहाँ पर फीचर रेंज बताई, तो फायदा क्या हुआ, मॉडल तो फिर कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा जो उसने देखा था वो और जो टेस्टिंग डेटा वो देखेगा वो बिल्कुल अलग अलग ही होगा। तो क्या कहा गया कि भाई स्केलर ऑब्जेक्ट को दोबारा मत बनाओ, क्योंकि वही फीचर रेंज जो ट्रेनिंग डेटा में इस्तेमाल करी गई है, उसी फीचर रेंज में
टेस्टिंग डेटा का इस्तेमाल करो। तो आपको स्केलर ऑब्जेक्ट टेस्टिंग के लिए दोबारा नहीं बनाना है, दोबारा नहीं बनाना चाहिए। बनाने को तो आप बोलोगे सर एक काम करते हैं बना लेते हैं और जीरो बंद कर देते हैं, कौन रोकेगा मुझे? मैंने कहा नहीं, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि आप कह दो कि वहां भी जीरो बन रखी थी ट्रेनिंग टाइम पर, यहाँ भी जीरो बन रखी है। आप ऐसा कर सकते हैं। आपने दो ऑब्जेक्ट बना लिए जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ध्यान रखना ये जो स्केलर ऑब्जेक्ट अब आप बना रहे हैं ये जीरो है, इसे नहीं पता। इसे बस ये पता है कि मिन रेंज जीरो है, मैक्स रेंज वन है। इसे नहीं पता एक्स मिन क्या है और एक्स मैक्स क्या है, क्योंकि नया ऑब्जेक्ट है। समझ रहे हो? अगर आप इसकी जगह पर यही पुराना वाला स्केलर ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे होते, यही ऐसी, इसको तो पता है क्या क्या पता है, मिन रेंज मैक्स रेंज क्या है, और जो लर्निंग पैरामीटर थे उनकी वैल्यूज क्या है, तो सब पता है। इसको दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप लिखोगे एस डॉट फिट और एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा? फिर से ये दिखेगा, इस बार एक्स मिन एक्स मैक्स दोबारा निकाले जाएंगे। मिन रेंज मैक्स रेंज वही, क्योंकि स्केलर ऑब्जेक्ट वही है, लेकिन ये दोबारा सीखेगा एक्स मिन एक्स मैक्स की वैल्यू। इस बार कहां से सीखेगा? टेस्टिंग डेटा से। हमने नहीं सिखानी, क्योंकि हमें टेस्टिंग डेटा का स्केलिंग उसी आधार पे करना है जिस आधार पे ट्रेनिंग डेटा हमारा गया है मॉडल के पास। क्योंकि मॉडल को हम ट्रेनिंग में जो भी पैरामीटर्स के साथ, जो भी स्टैंडर्ड्स के साथ हम ट्रेनिंग कराते हैं, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के साथ टेस्टिंग डेटा का प्रिडिक्शन हम कराते हैं। तो हम टेस्टिंग डेटा में ना तो नया फीचर रेंज बताते हैं और ना ही टेस्टिंग डेटा का दोबारा से पैरामीटर लर्न कराते हैं। वही पैरामीटर जो ट्रेनिंग डेटा से आपने लर्न करे थे, एक्स मिन एक्स मैक्स, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हम टेस्टिंग डेटा का भी स्केलिंग कराएंगे। तो अब फिर तो फिट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं फिट कर दूं तो बताओ इस बार इस वाले फीचर का एक्स मेन हो जाएगा 40 और एक्स मैक्स कितना हो जाएगा? 70। जबकि ट्रेनिंग डेटा का एक्स मेन 40 है और एक्स मैक्स कितना है? 80। अब अगर मैं टेस्टिंग डेटा का फिट करके फिर टेस्टिंग डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन कराऊंगा तो जो रिजल्ट बनेगा वो कुछ और बनेगा, वो टेस्टिंग के हिसाब से बन जाएगा। सोचकर देखो, इमेजिन करो, अगर टेस्टिंग में यहाँ पर 170 होता और यहाँ 140 होता, तो अब अगर दोबारा से आपने फिट करा दिया तो अब नया मिन नया मैक्स आ गया। अब जब स्केलिंग होगी, स्केलिंग के बाद जो वैल्यू निकल कर आएंगी ट्रांसफॉर्म होकर, वो अलग होंगी। डेफिनेटली किससे अलग होंगी? जो ट्रेनिंग का डेटा की वैल्यू थी उससे, क्योंकि वहां पर अलग कॉन्सेप्ट था एक्स मिन एक्स मैक्स का और यहाँ पर आपका अलग आ गया। क्या करना है? इन सारी बातों का एक कंक्लूजन आता है कि टेस्टिंग डेटा से स्केलर को कुछ नहीं सिखाना है। सीधा क्या करो? ऑर्डर दो कि स्केलर जो आप जानते हो उसी का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ क्या कर दो, टेस्टिंग डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन करके दे दो। तो स्केलर ऑब्जेक्ट पर जितनी बार ट्रांसफॉर्म मेथड कॉल करेंगे, आप बताए गए फिट में जो पैरामीटर और जो हाइपर पैरामीटर बताए फीचर रेंज में, उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए सीधा गुणा भाग करके आपको रिजल्ट देता रहेगा। अब इस डेटा का आप क्या करेंगे? इस डेटा का आप प्रिडिक्शन में यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से स्केलर ऑब्जेक्ट के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं, कैसे बढ़ते हैं? ट्रेनिंग डेटा होता है, टेस्टिंग डेटा होता है। पहले स्केलर ऑब्जेक्ट पर ट्रेनिंग डेटा से लर्निंग कराते हैं कि स्केलर, कुछ बातें तो हमने बता दी थी आपको बनाते समय, कुछ बातें ऐसी है जो आपको सीखनी है, तो सीखो ट्रेनिंग डेटा से। एग्जाम्पल, एक्स मिन एक्स मैक्स, अगर मैं मिन मैक्स स्केलर का बात करता हूँ, सीख लिया। अब एक काम करो, आप ट्रांसफॉर्म करके दो, बदल के दो। किसको बदल के दें? ट्रेनिंग डेटा को बदल के दो। ट्रेनिंग डेटा को बदल के दे दिया, इसको किसी वेरिएबल अपन स्टोर कर लो आगे। स्केलर
अब एक काम करो, ट्रांसफॉर्म करके दो। किसको ट्रांसफॉर्म करके दो? टेस्टिंग डेटा को। तो जब मैं ट्रेनिंग डेटा को ट्रांसफॉर्म कराऊंगा तो मुझे ध्यान रखना है कि पहले फिट मेथड कॉल करना है। अगर मैंने ट्रेनिंग डेटा पे फिट मेथड कॉल नहीं करा स्केलर के साथ और सीधा ट्रांसफॉर्म करा लिया, एरर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आधी बात तो पता ही नहीं है स्केलर को। तो ट्रांसफॉर्म सीखने वाला काम नहीं करता है। ट्रांसफॉर्म कह रहा सीधा फार्मूला लगाऊंगा मैं, तो सीखने वाला काम फिट करवाएगा। इससे कहो ये निकाल के देगा, आपकी एक्स में एक्स में एक्स की वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा। तो जब भी ट्रेनिंग डेटा पे स्केलर चलेगा, पहले फिट मेथड, उसके बाद ट्रांसफॉर्म, उसके बाद टेस्टिंग डेटा पर सिर्फ क्या चलाना है? ट्रांसफॉर्म चलाना है। क्योंकि टेस्टिंग डेटा से कुछ नहीं सीखना है, सीखना किससे था? ट्रेनिंग डेटा से। क्या करा गया? एक कॉम्बो बनाया गया। स्केलर ऑब्जेक्ट, एक मेथड है जिसका नाम है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म। ये दो काम कर देगा। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म अपने अंदर से पहले फिट मेथड कॉल करता है, उसके बाद अपने अंदर से ट्रांसफॉर्म कॉल कर देता है। प्रोग्रामर का एक लाइन बच जाता है। तो ये अपने अंदर किस किस का कॉम्बिनेशन है? ये अपने अंदर st डॉट फिट और st डॉट ट्रांसफॉर्म का कॉम्बिनेशन है। अब ज्यादातर प्रोग्रामर ये कहते हैं फिर एक काम करेंगे, ट्रेनिंग डेटा के साथ हम फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म कॉल करेंगे और टेस्टिंग डेटा के साथ सिर्फ क्या कॉल करेंगे? सिर्फ ट्रांस। तो हर स्केलर के अंदर कुछ ना कुछ लर्निंग पहले होगी, और वो लर्निंग का मतलब है हमारे ट्रेनिंग डेटा से कुछ चीजों को वो पहले फाइंड करेगा। उसके बाद उस स्केलर का, स्केलर एक नहीं है कई सारे हैं, उस स्केलर का जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा उसका इस्तेमाल करके वो क्या कर देगा? ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब पाइथन ने इसको जनरलाइज कर दिया। पाइथन ने कहा चाहे स्केलर कोई सा भी हो, सबके अंदर ये तीन मेथड मिलेंगे। जितने भी स्केलर हैं, अभी मैंने एक बताया मिन मैक्स स्केलर, और भी हैं। जितने भी स्केलर हैं, हर स्केलर के अंदर तीन मेथड मिलेंगे। पहला फिट, जो सिर्फ पैरामीटर लर्निंग के लिए यूज होगा, उससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। दूसरा है ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म से जो आप डेटा देंगे उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके आपको दे दिया जाएगा। तीसरा है फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ये दो काम एक साथ करता है, सीखता भी है और सीखने के साथ साथ जिस डेटा से सीखा था उस डेटा का ट्रांसफॉर्म करके भी दे देगा। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि मैं यहां पर इस वाले कोड में मिन मैक्स स्केलर की जगह पर दूसरा स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर इस्तेमाल करता हूं, इसका गणित का फार्मूला ये है, लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना, लिखोगे तो बिना मतलब प्रेशर पड़ेगा। तो ये पहला मैंने लिखवा दिया ताकि ब्रेन को पता चले कि क्या हो रहा है। अब बाकियों को जब आप लिखोगे तो आपको अजीब लगेगा कि फार्मूला ही तो है, चल ही रहा होगा, समझ में तो आ ही गया क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। तो अब मैं स्टैंडर्ड स्केलर को इंप्लीमेंट करूंगा, तो स्टैंडर्ड स्केलर नाम की क्लास है जिसका मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। अब इस पूरे कोड को मैं यहाँ लिखता हूँ। स्केलर की वैल्यू मैंने क्या बताई? मिन मैक्स की जगह क्या लगा दो? स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड स्केलर कह रहा है मुझे कोई हाइपर पैरामीटर बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप जो करना होगा कर लूंगा। फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, एक ही आंसर आया, कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लगभग जितने हमारे स्केलर हैं ये हमारा एक जैसा ही
आउटपुट देंगे, कोई खास डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप कोई सा भी स्केलर यूज कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। हर स्केलर कोडिंग के अंदर एक क्लास है जिसका आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं पहले, और फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म ट्रेनिंग के साथ, ट्रांसफॉर्म टेस्टिंग के साथ। अब इस बात को अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि देखो, ये हमारा डेटा सेट होता है। इस डेटा सेट को मैंने स्प्लिट कर लिया। वही बात है, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, है ना। ट्रेनिंग डेटा में, टेस्टिंग डेटा में, ट्रेन डेटा को स्केल कराने के लिए हम लोग स्केलर ऑब्जेक्ट पर, स्केलर ऑब्जेक्ट कोई सा भी बना लो, हम लोग फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे और टेस्ट डेटा पर काम करने के लिए हम लोग ट्रांसफॉर्म का यूज करेंगे। अब कोई आया और उसने कहा कि अगर मैं ऐसा ना सोचकर ऐसे सोचूं कि पहले मैंने डेटा सेट, मैंने इसको ट्रेन टेस्ट में डिवाइड ही नहीं करा, मैंने इस पूरे डेटा पर क्या करा, पहले ट्रांसफॉर्मेशन करा लिया, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म करा लिया। अब पूरा डेटा स्केल हो गया एक बार में ही। अब मैंने तोड़ा ट्रेनिंग टेस्टिंग में, तो मैं कहाँ गलत हूं? अगर मैं ऐसे करूं तो मैं कहाँ गलत हूं? पहले आप डेटा को स्प्लिट कर दे रहे हो, उसके बाद ट्रेनिंग को अलग स्केल करते हो, टेस्टिंग डेटा को अलग स्केल करते हो। मैंने कहा एक काम करो ना, पहले स्केल कर लो, सब छोटा हो गया, अब तोड़ लो ट्रेनिंग टेस्टिंग। कौन सी अप्रोच सही है? दोनों अप्रोच सही है, दोनों का सेम आउटपुट आएगा। पहले वाली सही है, तो आप समझिए दूसरी वाली अप्रोच में क्या हो गया। देखो, कम ज्यादा सिंटैक्स वाला डिफरेंस नहीं है, दिमाग खपाने वाला डिफरेंस है, जिसमें दिमाग को प्रेशर पड़ेगा। वो डिफरेंस यहाँ पर हमें समझना है। ये नहीं समझना है कि वहां दो मेथड कॉल करने पड़े, यहाँ पर एक ही कॉल करना पड़ा, वहां दो लाइन ज्यादा लिखनी पड़ी। इन सब चीज का मशीन लर्निंग में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। चलो, मैं आंसर बताता हूँ। आंसर को इमेजिन करो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। जब हम मॉडल को ट्रेन करते हैं, उसके बाद हम ये कहते हैं मॉडल को एवेल्युएट करो, जिससे कि हम मॉडल का परफॉर्मेंस समझ पाएं कि मॉडल कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है।
तो उसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि कुछ डेटा बचा के रखो, जिसको हम टेस्टिंग डेटा कहते हैं। और वो टेस्टिंग डेटा ऐसा होना चाहिए जो अनसीन है, मॉडल से अनसीन है, मॉडल ने उसको कभी देखा ही नहीं है, बिल्कुल अननोन है मॉडल उससे। तभी तो अच्छा चेकिंग हो पाएगा मॉडल का कि मॉडल अच्छा सा ट्रेन हुआ कि नहीं हुआ। हम ये पैरामीटर लेके चलते हैं, ये एक मापदंड लेके चलते हैं मॉडल के एवेल्युएशन का, कि मॉडल को हम ऐसे डेटा पर परखेंगे जो उसने कभी देखा ही नहीं है ट्रेनिंग में, उसके लिए एकदम नया है। अगर उस पर भी वो अच्छा चल रहा है तो ट्रेनिंग अच्छी हुई है, ऐसा हम लोग मानते आए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर जो सेकंड अप्रोच है, इस सेकंड अप्रोच में जब डेटा सेट पहले ही आपने पूरा स्केल कर लिया, दैट मीन्स जो टेस्टिंग डेटा आया है, इस टेस्टिंग डेटा का भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन यहां पर हो गया होगा स्केलिंग में। और फिर जो ट्रेनिंग डेटा बना होगा और इससे जब मॉडल ट्रेन हुआ होगा, तो उस मॉडल को टेस्टिंग डेटा का भी आइडिया है, क्योंकि टेस्टिंग डेटा बाद में बना है, पहले वो स्केल हो गया है। और उस स्केलिंग में जरूर टेस्टिंग डेटा का कुछ ना कुछ इस्तेमाल किया गया होगा। जबकि हम क्या चाहते हैं कि मॉडल जिस डेटा पे ट्रेन हुआ हो, वो डेटा टेस्टिंग डेटा से बिल्कुल अलग होना चाहिए, ये एक दूसरे को नहीं जानने चाहिए। इस केस में ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हो गए। कैसे हो गए? क्योंकि इन दोनों को कंबाइन करके ही स्केलिंग करी गई है। तो हो सकता है कि टेस्टिंग डेटा में जो हमारा मिनिमम मैक्सिमम आया है, वो ही यहाँ पर यूज हो गया हो, क्या करने के लिए? स्केल करने के लिए। जबकि हमें क्या करना है, टेस्टिंग डेटा का अलग से मिन मैक्स नहीं निकालना होता है। जबकि ऐसा करने से ऐसा हो गया होगा, इस बात से काफी ज्यादा चांस। मैंने आपको जो आंसर था बता दिया, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो इस रिकॉर्डिंग को घर जाके 4 बार सुनना जो मैंने बोला है। ठीक है, 4 बार समझ में ना आए तो 5वीं बार में सुनना, 5वीं बार में नींद आ जाए तो कोई बात नहीं, सो जाना, 6ठी बार फिर सुनना, है ना। लेकिन इसका आंसर कॉन्सेप्चुअली यही है, इसमें कोई सिंटैक्स का, लाइन का डिफरेंस नहीं है। दिमाग में एक बात हमेशा रखनी है, मॉडल का जो ट्रेनिंग है उसमें टेस्टिंग का कुछ भी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, टेस्टिंग डेटा बिल्कुल अलग रहना चाहिए, उसका कोई कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह से ट्रेनिंग में ना आ जाए। हर वो काम आपको करना है जहां पे टेस्टिंग का ट्रेनिंग में कोई भी इफेक्ट ना दिखाई दे। अगर मैं डेटा पहले तोड़ लेता हूँ, सॉरी पहले मैं डेटा को स्प्लिट कर लेता हूँ, उसके बाद टेस्टिंग में लाऊंगा, तो जो ट्रेनिंग में डेटा आया है स्केल होकर, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस हो रहा है टेस्टिंग के डेटा के साथ, क्योंकि पहले स्प्लिट नहीं हुआ था, पहले स्केल हो गया। और जब मैं स्केल कर लेता हूँ तो ट्रेनिंग डेटा अलग, टेस्टिंग अलग। अब जब स्केलिंग होगी ट्रेनिंग डेटा की, तो ट्रेनिंग डेटा के हिसाब से होगी, उसमें टेस्टिंग डेटा का कहीं कोई कंट्रीब्यूशन अब नहीं आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जितने भी स्केलर हैं सबके साथ आप इस तरह से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। और हमारे मशीन लर्निंग की जो लाइब्रेरी है, एस के लर्न, इस लाइब्रेरी में कुछ डेटा सेट हमें पहले से दे दिए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मशीन लर्निंग के प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डेटा चाहिए होगा। डेटा नहीं है तो आगे कुछ होगा ही नहीं। तो जब एस के लर्न लाइब्रेरी को बनाया जा रहा था, तो बनाने वालों के दिमाग में यही था कि पढ़ने वाले के पास अगर डेटा नहीं हुआ तो फिर कैसे करेगा प्रैक्टिस हो। तो उन्होंने क्या करा, कुछ प्रैक्टिस डेटा सेट
एस के लर्न लाइब्रेरी के साथ दे दिया। तो जब आप एस के लर्न को यूज करते हैं तो उसके अंदर डेटा सेट भी है, आप उसका डेटा सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ एस के लर्न के साथ जो बंडल्ड होकर आते हैं डेटा सेट, उनके बारे में बताता हूँ, और उनको फिर कैसे यूज करते हैं, प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं। क्योंकि अगर मेरे पास कोई एक्सेल फाइल, सीएसवी फाइल है, फिर तो पांडा से इंपोर्ट करके मैं ले आऊँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई डेटा एस के लर्न लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है तो पांडा से नहीं आएगा, वो कैसे आएगा वो सीख। तो एस के लर्न जो हमारा पैकेज है, इस पैकेज के अंदर एक मॉड्यूल है और इस मॉड्यूल का नाम है डेटा सेट, एस के लर्न डॉट डेटा सेट इम्पोर्ट। इसके अंदर कुछ फंक्शंस हैं और वो सारे फंक्शन जो हमारा डेटा सेट लाकर देते हैं एस के लर्न लाइब्रेरी से, उन सब के नाम इन्होंने लोड से स्टार्ट करेंगे। लोड, तो एक इनमें से देखो कुछ डेटा रिग्रेशन का है, कुछ क्लासिफिकेशन का है। तो जैसे पहला डेटा है बॉस्टन, लोड बॉस्टन, ये फंक्शन है। ये क्या करेगा, बॉस्टन का डेटा लोड कर देगा। बॉस्टन यूएस के अंदर एक जगह का नाम है, बॉस्टन यूनिवर्सिटी सुनी होगी आपने, बहुत से लोगों ने पढ़ा होगा कि मैंने एमबीबीएस करी है बॉस्टन यूनिवर्सिटी यूएस। तो बॉस्टन एक जगह का नाम है अमेरिका के अंदर। वहां पर अगर आप मकान लेना चाहते हो तो आप इस डेटा सेट से प्रिडिक्ट करवा सकते हो कि कितनी कीमत होगी अगर आप वहाँ मकान लेना चाहते हो। तो बॉस्टन डेटा सेट में, अब छोड़ो, यहाँ आ जाओ एक एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए मुझे क्या करना है, नोएडा में घर लेना है। अगर ये किसी इंडिया वाले ने बनाई होगी तो लाइब्रेरी जरूर इंडिया और नोएडा का डेटा रखता हो, है ना। अब जिसने बनाई है उसका डेटा पढ़ेंगे, क्या करें, मजबूरी है। तो अब नोएडा में अगर आपको फ्लैट चाहिए तो आप एक अनुमान लगाना चाहते हैं कितने का मिल जाएगा। तो हमने एक मॉडल ट्रेन कराना है। उस मॉडल को बता दिया मैंने कि भाई सेक्टर 18 में अगर ऑन रोड ग्राउंड फ्लोर पर कॉर्नर का इतने स्क्वायर फीट का अगर आपको मकान चाहिए तो इतने का आता है। अगर आप इस सेक्टर में सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो इतने का आएगा। अगर पार्क व्यू लेंगे तो इतने का आएगा। तो आपने नोएडा में जितने भी एरिया हैं, लोकेलिटी हैं, हर लोकेलिटी के जितने अलग अलग पैरामीटर हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कॉर्नर फ्लोर, रोड फेसिंग, पार्क फेसिंग, ये फेसिंग, वो सब इकट्ठा करके डेटा आपने अपने मॉडल को डाल दिया। अब आप पहुंच गए मॉडल के पास कि मुझे सेक्टर 27 में चाहिए और थर्ड फ्लोर पे चाहिए कितने स्क्वायर फीट का घर, बताओ कितने तक का मिल जाएगा, बता देगा मेरा मॉडल। तो ये जो डेटा है बॉस्टन डेटा, ये रिग्रेशन का डेटा है। तो बॉस्टन सिटी में अगर आपको कोई खरीदना है, हाउस चाहिए, तो हाउस का प्राइस क्या हो सकता है आपके लिए, आप इस मॉडल से ट्रेन करने के बाद पूछ सकते। दूसरा, तो ये पहला वाला रिग्रेशन का हो गया। दूसरा वाला क्या है, ब्रेस्ट कैंसर। ये डेटा क्या है, ब्रेस्ट के अंदर अगर मान लीजिए ट्यूमर है कोई, है ना, तो वो ट्यूमर कैंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, उसको लेकर एक मॉडल ट्रेन कराएगा। कैसे कराएंगे उसको देखते। तो मान लीजिए पहले से जिन लोगों के ब्रेस्ट में ट्यूमर थे उनका लैब टेस्ट कराया गया, ट्यूमर की रेडियस, ट्यूमर का साइज, ट्यूमर की एज, अलग अलग मेडिकल जो पैरामीटर हो गए ट्यूमर के, उन सारे पैरामीटर पे लैब टेस्ट कराया गया। उसके बाद डॉक्टरों ने बताया कि हाँ भाई ये जो ट्यूमर है ये कैंसर बन जाएगा, ठीक है। और कुछ ट्यूमर ऐसे थे जो डॉक्टर ने बोला कि नहीं भाई ये कैंसर नहीं बनेगा, ये तो नॉर्मल सही हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको इस डेटा का यूज करके एक ऐसा मॉडल ट्रेन करना है कि अगर कल को एक नया ट्यूमर की रिपोर्ट आपके पास हो तो आपको ये बताना है कि बताओ ये ट्यूमर कैंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। डॉक्टर को नहीं दिखानी रिपोर्ट,
वो रिपोर्ट किसको दिखानी है? मॉडल को दिखानी। मॉडल को ऑलरेडी मैं हजारों ट्यूमर के टेस्ट बता चुका हूं। अब उन ट्यूमर की रिपोर्ट से कोई तो पैटर्न निकलेगा। तो अब मेरा जो मॉडल है वो आपका ब्रेस्ट ट्यूमर का जो भी लैब रिपोर्ट आई है, उनकी जो वैल्यूज आई हैं, उन वैल्यूज को आपसे पूछेगा इनपुट फीचर में, और आपको बता देगा हाँ भाई ये कैंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये डेटा है ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने का। चलो इसको लोड करके दिखाता हूँ, ठीक है। आगे चलकर डायबिटीज का डेटा भी है कि भाई आपका बीएमआई इतना है, आपका वजन इतना है, आपकी हाइट इतनी है, वेट इतना है, आपका जेंडर ये है, तो बताओ आपको डायबिटीज कितनी होगी। तो वो डेटा एक अवेलेबल है डायबिटीज का, ठीक है। और भी है, वाइन का डेटा भी है। तो आपको वाइन का डेटा दिया गया है जिसमें आपको वाइन का सैंपल देंगे और आपको बताना है कौन सी वाइन है, टेस्ट करके नहीं बताना है ना। वाइन के जो हमारा पैरामीटर्स होंगे, जैसे वाइन का कलर, वाइन के अंदर कितना मैग्नीशियम है, वाइन के अंदर इतना एल्कोहल है, चेक करके नहीं बताना है, गणित के आधार पर बताना है कि अगर वाइन में इतना एल्कोहल है, इतना मैग्नीशियम है, इतना ऐश है, इतना ये है, ये कलर है, बताओ कौन सी वाइन होगी। तो हमने अपने मॉडल को पहले बता दिया होगा कि इन इन वैल्यूज पर ये वाइन होती है। अब आप अपना वाइन का सैंपल लेकर आओगे, मेरा मॉडल बता देगा ये वाली वाइन, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारे डेटा है, आयरिस का डेटा है। तो कोई एक उठाओ पहले जिससे हम सीख पाएंगे। तो सबको तो नहीं पढ़ेंगे, कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो कॉलेज में दिखाने के लिए आप कह सकते हो जी मैंने मशीन लर्निंग में ब्रेस्ट कैंसर का प्रोजेक्ट बनाया है या डायबिटीज का प्रोजेक्ट बनाया है मैंने, तो कॉलेज में दिखाने के लिए सही रहता है। तो उसमें हम क्या बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा मॉडल कोई जादूगर नहीं है, हमारा मॉडल किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है देखो। तो मैं ब्रेस्ट कैंसर वाले डेटा को लोड करता हूँ, इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर ब्रेस्ट कैंसर, ये फंक्शन का नाम है प्रोग्रामेटिकली, ये फंक्शन का नाम, इसको कॉल करेंगे। जब इसको आप कॉल करते हैं तो जब एनाकोंडा आपने इंस्टॉल किया था, तो एनाकोंडा जिस डायरेक्टरी में इंस्टॉल हुआ है उसी डायरेक्टरी में एनाकोंडा ने सारी लाइब्रेरी इंस्टॉल करी होंगी जो उसके साथ आती है। उन्हीं में से किसी डायरेक्टरी के अंदर ये वाला डेटा CSV फाइल में रखा हो, लेकिन वो पाथ आपको नहीं पता कहाँ है, ठीक है। तो आपको ये फंक्शन क्या करेगा, आपको ये फंक्शन एक ऑब्जेक्ट बनाकर देगा जिसका नाम होगा बंच। तो जितने भी डेटा सेट हैं ये बंच ऑब्जेक्ट में आपके आ जाएंगे। तो बंच ऑब्जेक्ट किसका? कैंसर के डेटा। अगर आप इसका टाइप पता करोगे तो इसका टाइप आएगा बंच, बंच नाम से एक डेटा टाइप। तो जैसे डेटा फ्रेम डेटा टाइप होता है, इक्विवेलेंट एक डेटा टाइप है बंच डेटा टाइप। जितने भी लोड नाम से फंक्शन हैं ये सारे के सारे क्या देते हैं, हमारा बंच ऑब्जेक्ट बनाकर देते हैं। बंच ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में यूज करते हैं तो डिक्शनरी की तरह सोचते हैं कि ये जैसे डिक्शनरी होती है ऐसे बंच ऑब्जेक्ट एक डिक्शनरी है। तो अगर आप बंच ऑब्जेक्ट से पूछना चाहें कि बताओ आपके पास कितनी कीज हैं, तो इसके अंदर कीज नाम का एक मेथड है जिससे आप सारी कीज पता कर सकते। तो इसके अंदर डेटा नाम से एक की है, टारगेट की है, फ्रेम की है, टारगेट नेम्स है, डिस्क्रिप्शन है, फीचर नेम्स हैं, फाइल है, डेटा मॉड्यूल है, इतने सारे इसके अंदर कीज हैं। हर की कोई ना कोई डेटा की इंफॉर्मेशन आपको बताएगी। तो सबसे पहले मैं जो भी डेटा लोड करता हूं पहले उस डेटा को समझना चाहता हूं कि आखिर वो डेटा है क्या। ये तो चलो मैंने आपको बता दिया कि ब्रेस्ट कैंसर का डेटा क्या है। अब मान लीजिए कोई ऐसा डेटा होता जो अननोन था, हम नाम से भी ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, तो मुझे उसका डिस्क्रिप्शन पहले समझना होगा कि वो डेटा क्या पर्पस के लिए लाया गया है। तो कैसे पढ़ेंगे, किसी भी डेटा को लोड करने के बाद जब उसका बंच ऑब्जेक्ट आ जाता है तो उस बंच ऑब्जेक्ट के अंदर एक की होती है डिस्क्रिप्शन, DESCR। यहाँ लिखेंगे बंच ऑब्जेक्ट डॉट
DSCR, इसको प्रिंट करा तो इससे डेटा का डिटेल आ जाता है। अब देखो ये इंफॉर्मेटिव काफी है। तो ये ब्रेस्ट कैंसर का डेटा है और इसमें 569 सैंपल्स हैं। मतलब ऑलरेडी 569 जो हमारे ब्रेस्ट के ट्यूमर रहे होंगे उनके लैब रिपोर्ट हमारे पास अवेलेबल। ठीक है, कितने पैरामीटर हैं? 30, यानी कि ट्यूमर के 30 टेस्ट करे गए हैं। 30 पैरामीटर, उसकी रेडियस है ना, उसका पेरीमीटर, उसके अंदर डेंसिटी क्या है, उसकी एज कितनी है, और भी मेडिकल टर्म्स होंगे जो ज्यादा हम शायद नहीं जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है कि 30 एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, 30 फीचर कौन कौन से हैं। और एक कौन सा एट्रीब्यूट है? एक हमारा एट्रीब्यूट है क्लास, कि बताओ जो हमारा ट्यूमर है वो किस क्लास का ट्यूमर बनेगा। तो यहाँ पर बताया गया, देखो ये हमारा रेडियस है, टेक्सचर है, पेरीमीटर है, एरिया है, स्मूथनेस है, कॉम्पैक्टनेस है, और पता नहीं बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो ये डॉट 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 और भी आ गई। क्लास यानी कि जो ट्यूमर है वो दो क्लास का होगा, एक है मैलिग्नेंट और एक है बिनाइन। मैलिग्नेंट क्लास का मतलब होता है कि जो ट्यूमर है वो कैंसर बनेगा, खतरा है। और बिनाइन क्लास का मतलब है कि जो ट्यूमर है वो कैंसर नहीं बनेगा, वो खत्म हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो कोई भी ट्यूमर मैलिग्नेंट है, दैट मीन वो कैंसर बन चुका है या बन जाएगा। और बिनाइन क्लास का है मतलब कोई इसमें सिम्टम्स कैंसर वाले नहीं है, वो अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये बाकी चीजें आपको बताई गई हैं। अब देखो यहाँ पर डेटा की समरी बताई जा रही है, स्टैटिस्टिक डेटा की बताई जा रही है। बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने अपने वाले डेटा में हर फीचर का मिनिमम और हर फीचर का मैक्सिमम निकालकर आपको क्या बताने की कोशिश करी थी, फीचर में रेंज, ताकि मैं देखूं स्केलिंग की जरूरत तो नहीं है कहीं। इन्होंने मुझे अच्छा हुआ करके दे दिया है, मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर देखो रेडियस जो फीचर है इसमें मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्सिमम वैल्यू इतनी है। टेक्सचर की मिनिमम वैल्यू इतनी है, मैक्स पेरीमीटर, एरिया। अब तो आगे जाने की जरूरत नहीं है, दूर से देख रहा है कि फीचर स्केलिंग चाहिए इस डेटा को, क्योंकि ये तीसरा वाला जो चौथा वाला फीचर है एरिया फीचर, है ना, एरिया फीचर ये बहुत रेंज में आ रहा है, 144 से 2501। तो जब इनके बीच में डिफरेंस निकाल के स्क्वायर निकालोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये। मान लो इसी को माइनस करूं, 2501 माइनस 144, फिर उसका स्क्वायर, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी ये तो। इसका मतलब क्या है कि इस डेटा में फीचर स्केलिंग की जरूरत पड़ेगी। तो सर ऐसे तो कोई भी डेटा जो मेरे पास आएगा तो पहले मुझे उस डेटा पर स्टैटिस्टिक्स करनी है, तभी तो पढ़ाई गई थी। ठीक है, एक मिनट रुके नजर। चलो, तो कोई भी डेटा जब आपके पास आएगा तो आपको अपने डेटा का पहले स्टैटिस्टिक्स देखना है, जिससे आपको मिनिमम मैक्सिमम मीन ये सब पता चलता है। ये डेटा जब बनाया गया तो उसमें हमें बताया गया है कि 212 ट्यूमर ऐसे हैं जिनकी लैब रिपोर्ट जो आई है वो मैलिग्नेंट वाली है, मतलब वो कैंसर बनेंगे। और 357 जो ट्यूमर की रिपोर्ट है इस डेटा में वो बिनाइन ट्यूमर है, दैट मीन कि वो नॉर्मल है, वो अपने आप सही हो जाएगा। तो ये डेटा का
हमें यहाँ पर जो एक नॉलेज है वो पहले हमें दी गई है जो कि हमें यहाँ पर चाहिए हो। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस डेटा पर आप मॉडल ट्रेन कर रहे हो उस डेटा की नॉलेज आपको होनी चाहिए। डेटा की नॉलेज होने से ही आप अच्छे डिसीजन ले पाते हैं कि अब मुझे इसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कोई आपको नहीं बताएगा कि ये करना है, आपको पता होना चाहिए ऐसा होने पर ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, करके देख लेते हैं किससे सही आंसर आ रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये डेटा की जो डिस्क्रिप्शन है ये मैंने पढ़ ली। अब मुझे इस डेटा से ये पता करना है कि इसमें कितनी हमारी क्लासेस के सैंपल हैं। मैंने पढ़ लिया 2 क्लासेस के सैंपल है। अगर फिर भी मुझे अलग से सिर्फ क्लासेस के नाम पता करना हो तो जो अभी बंच ऑब्जेक्ट आया है उसके ऊपर एक की यूज करेंगे, टारगेट नेम्स। 2 ही टारगेट है, एक मैलिग्नेंट है और एक बेनाइन। अब ये बताओ मॉडल को ट्रेन करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? फीचर मैट्रिक्स और टारगेट का वेक्टर, वो कहाँ है? तो जो भी आपके पास बंच ऑब्जेक्ट आया है उसके ऊपर आप लिखेंगे डेटा। तो डेटा क्या कंटेन करता है? फीचर मैट्रिक्स। तो किसी भी बंच ऑब्जेक्ट कहाँ से आया? जो एस के लर्न लाइब्रेरी के अंदर डेटा सेट है ना, वो सारे डेटा जब आप लोड करते हैं तो बंच ऑब्जेक्ट में आते हैं। उस बंच ऑब्जेक्ट पे डॉट डेटा की लगाते हैं, वो डेटा की उस बंच ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा था उसकी फीचर मैट्रिक्स लाकर आपको दे देता है। और अगर मुझे जितने भी सैंपल हैं पता करना है कितने हैं, शेप लगा के पता कर लो। 569 सैंपल हैं और 30 फीचर हैं। अब सर इनका टारगेट, टारगेट अगर आपको चाहिए तो बंच ऑब्जेक्ट के ऊपर टारगेट की यूज करते हैं। टारगेट नेम से हमें यह पता चलता है कि मेरा जो टारगेट है उसमें कितने क्लासेस के सैंपल हैं, कुल क्लासेस के सब नाम आ जाएंगे। और टारगेट की से हर सैंपल का जो टारगेट है वो मुझे एक एरे में रखकर दे दिया जाता है। सर 0 1 क्यों आ रहा है? टारगेट के नेम तो मैलिग्नेंट और बेनाइन होने चाहिए। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इनको इनकोड कर दिया 0 1 में, जरूरत नहीं थी बट कर दिया है। तो किसको 0 माना किसको 1 माना? डिक्शनरी ऑर्डर में देखो, मैलिग्नेंट और बेनाइन में पहले कौन आएगा? ए बी सी डी में पहले कौन आता है? बी। ए नहीं है, एक के बाद कौन आएगा? बी। तो बेनाइन को उन्होंने 0 माना है और मैलिग्नेंट को उन्होंने 1 माना है। यानी आपका मॉडल जब आपसे टेस्ट सैंपल मांगेगा तो आपको जो रिजल्ट देगा वो 0 या 1 देगा। अब आपको इफ एल्स लगा के यूजर को बताना है, इफ प्रेडिक्शन इज इक्वल टू 0 दैट मीन ट्यूमर इज बेनाइन ट्यूमर, खतरे की कोई बात नहीं है। एल ट्यूमर इज मैलिग्नेंट, खतरा। ठीक है, ऐसे कर। तो अब इसको कहाँ स्टोर कर लो? अपना वेरिएबल होता था भाई, तो ये एक्स आ गया, ये वाई आ गया। अब उसके बाद की कहानी आप जानते हैं, मॉडल बनाओ, मॉडल को ट्रेन करो। तो पहले एक काम करो ना, एक्स वाई आ गया है तो इसको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करो और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट करके मॉडल का इवेल्युएशन करके देखो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सब हम पहले से जानते हैं, अब इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि अब ये वाला काम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। और अभी मैं स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ध्यान रखना, अभी मैं स्केलिंग नहीं कर रहा हूँ। मुझे पता है करनी चाहिए क्योंकि मैंने देख लिया है, बट मैं फिर भी नहीं कर रहा हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ क्या होगा।
मैंने अभी जो डेटा मिला था उसको ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड कर दिया। ट्रेनिंग टेस्टिंग में डिवाइड करने के बाद अब मैं इसको, फिर भी काफी सही आ रहा है, 95 और 93% हमारा दे रहा है। काफी बेटर है। तो स्केलिंग करने का कोई फर्क पड़ेगा, हमने करके देख लेते हैं, हो सकता है पड़े, हो सकता है ना पड़े। अब क्या करा, कोड को कॉपी करके पेस्ट करा, अब बीच में सिर्फ स्केलिंग वाला पॉइंट ऐड कर दिया। तो कौन सा स्केलर लगाओगे, कोई सा लगा दो, स्टैंडर्ड स्केलर लगा देते हैं, st डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म एक्स अंडरस्कोर फ्रेम एक्स फ्रेम टू। बाकी सब से मैं स्केल कर दिया है। फर्क तो पड़ता है, 96 98 के आसपास आ गए, थोड़ा सा फर्क तो पड़ा है। अब बाकी आप नेवर की वैल्यू को भी ट्यून करो साथ में, 3, ये सब बेटर है। तो ये सब करना पड़ता है। 5 फिट पता ही है, 6, 7। तो कौन सी वैल्यू पिक करनी है, बेस्ट फिट वाली। बेस्ट फिट का मतलब लो बायस लो वेरिएंस, तो मुझे लग रहा है 4 पे ज्यादा सही थी। ठीक है, तो फीचर स्केलिंग भी अपना फर्क दिखाती है, और हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग का भी फर्क पड़ता है। दोनों बातों का फर्क यहाँ पर पड़ रहा है, दिख रहा है हमारे। ठीक है, चलो। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि कोई नया सैंपल आया, तो उस नए सैंपल में आप क्या क्या मांगोगे, 30 इनपुट। क्या क्या 30 इनपुट, जो ट्यूमर का रिपोर्ट आई है उसमें ये नहीं बताया गया है कि ट्यूमर कैंसर बनेगा कि नहीं बनेगा, या मैलिग्नेंट ट्यूमर है बेनाइन है, वो मेरे मॉडल को बताना है। तो मेरा मॉडल क्या कहेगा, बताओ रेडियस कितनी है ट्यूमर की, बताओ टेक्सचर क्या है, पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है। तो ये सारे 30 फीचर की वैल्यू मुझे इनपुट करानी पड़ेगी, और फिर इन सारी वैल्यू को एरे में रखकर, फिर उस एरे को 2D एरे में रखकर मैं किसमें पास करूंगा, प्रिडिक्ट मेथड में। फिर मेरा जो आउटपुट आएगा वो कोई एक आउटपुट आएगा, तब बताएगा मेरा मॉडल कि भाई ये जो ट्यूमर का डेटा है इस पर ये रिजल्ट। अब हम लोग मेडिकल टर्म्स को जानते ही नहीं होंगे, जो मेडिकल टर्म्स हैं उनको तो हम लोग जानते नहीं होंगे यहाँ पर। तो इसलिए अब यूजर से 30 वैल्यू इनपुट कराना तो पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। ठीक है, चलो। तो आई गेस ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम एसके लर्न लाइब्रेरी से डेटा को लोड करके चलाते हैं। घर पे आप प्रैक्टिस करिएगा बाइंड डेटा सेट की। बाइंड डेटा सेट पर मॉडल ट्रेन करके लाइएगा, ट्रेनिंग टेस्टिंग स्कोर देखिएगा कितना आ रहा है। अच्छा नहीं आ रहा है तो जो जो बताया गया वो करके देखिएगा। आज इतना रखते हैं, कल मिलेंगे। और कल फिर मैं आपको बाइंड डेटा के साथ आइरिस डेटा और भी 2 3 डेटा सेट हैं जो जनरली इंटरव्यू के अंदर पूछ लिए जाते हैं, वो आपको मैं प्रैक्टिस करके दिखाऊंगा। ठीक है।